टू सोम क्लासेस। दोस्तों मैं पीयूष आर्य आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल सोम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे क्लास 10th के होनहार विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हो आपकी शुरुआत हो चुकी है किसकी, आपके सामाजिक विज्ञान के चैप्टर यानी 4th पार्ट इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र। तो आज हम पढ़ेंगे उसके लेसन 1 विकास। क्या होता है विकास, क्या होती है प्रति व्यक्ति आय, कैसे इसकी गणना की जाती, कैसे देश के हर एक व्यक्ति की आय आमदनी की गणना की जाती है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। एक वीडियो एक लेसन खत्म। तो बिल्कुल तो कर दीजिए अपने पूरे ग्रुपों में शेयर और लाइक अभी के अभी कर दीजिएगा। तो आपका ये पहला कि विकास यानी विकास का अर्थ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या किसे कहते हैं। कहते हैं कि हमारा देश विकास कर रहा है तो हमारा देश की विकास की गति रुकी हुई है। ये सारी चीजें किस प्रकार गणना की जाती है। तो मेरे बच्चों विकास का अर्थ पहले हम समझेंगे। विकास का अर्थ होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। विकास किसी देश के, विकास जो है किसी देश के सर्वांगीण विकास पर निर्भर करता है। विकास का मतलब है विकास पूरे देश का एक छोटे से लेकर बड़े तबके तक पूरी वो चीजें आपका विकास कहलाती है। चाहे स्वतंत्रता हो, सुरक्षा हो, दूसरों से सम्मान मिलने की इच्छा हो, आर्थिक समानता हो और जीवन जीने का उच्च स्तर, ये सभी विकास के महत्वपूर्ण भाग होते हैं। ये सारी चीजें क्या है, विकास के अंतर्गत ही आते हैं। विकास का क्षेत्र अत्यंत व्यापक विस्तारित है। यह दो चीजों को दर्शाता है। पहला चीज, लोगों के विकास के लक्ष्य अलग हो सकते हैं। एक व्यक्ति के लिए जो विकास है वह आवश्यक नहीं किसी और के लिए भी हो। जरूरी थोड़े है कि अगर एक व्यक्ति हमारे लिए जो विकास हम जिसको समझ रहे हैं ये विकास है, दूसरा व्यक्ति उसे कहेगा कि विकास नहीं है। अभी देखते हो कांग्रेस की सरकार होगी तो भाजपा वाले कहेंगे कांग्रेस विकास नहीं कर रही है, भाजपा की सरकार होगी कांग्रेस कहेगी कि भाजपा विकास नहीं कर रही है। सबके मत विकास के नाम पे अलग अलग होते हैं। हमारे घर में भी हम लोगों के मत अलग होते हैं विकास के नाम पे। कोई अलग तरीके से सोचता है, कोई अलग तरीके से सोचता है। तो पहला कि लोगों के विकास के लक्ष्य अलग हो सकते हैं। दूसरा, एक व्यक्ति के लिए जो विकास है वह जरूरी नहीं कि किसी और के लिए भी हो, वह दूसरे व्यक्ति के होकर विनाशकारी हो सकता है। हो सके जिसको हम विकास समझ रहे हैं दूसरे व्यक्ति के लिए वो क्या हो, एकदम अलग चीज हो। अगला पॉइंट अगर हम देखें, अब यहां पर आते हैं आय तथा अन्य लक्ष्य। इनकम क्या होता है और उसके ठीक है टारगेट क्या होते हैं। इनकम विकास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। आय क्या है, विकास का एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे भौतिक वस्तुओं और सेवाओं को खरीदा जा सकता है। लोग बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा, शिक्षा, दूसरों का सम्मान, रोजगार, शांति, प्रदूषण रहित पर्यावरण और दूसरों से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं। अतः विकास के लिए लोग लक्ष्यों के मिश्रण को देखते हैं। जीवन की बेहतर गुणवत्ता के लिए आर्थिक विकास और विकास के लक्ष्य दोनों क्या है, बराबर सम्मिलित किए जाते हैं। अब अगर हम बात कर ले राष्ट्रीय विकास की, तो राष्ट्रीय विकास क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। व्यक्ति विभिन्न लक्ष्यों की तलाश करता है। विभिन्न क्या करता है,
हर व्यक्ति अलग अलग लक्ष्यों की तलाश करता है। हम अगर आप ही पढ़ रहे हो, इनमें से किसी को कोई अपना एम बनाया है, हम डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, कोई कहता नहीं तो हम दुकान खोल के ही घर पे ही बैठेंगे, ठीक है। तो सबकी अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, तो व्यक्ति अलग लक्ष्यों की तलाश करता है और राष्ट्रीय विकास के मामले में उनके उद्देश्य भी अलग अलग होने की संभावना रहती है। जैसे देश का विकास एक किसान अलग माध्यम से, व्यापारी अलग माध्यम से, देश का जो विकास है किसान अलग माध्यम से, व्यापारी अलग माध्यम से, शिक्षक एक अलग तरीके से चाहेगा। किसान सोचेगा कि खूब अच्छी, इतनी अच्छी खासी फसल हम तैयार करें, देश की आमदनी बढ़े। शिक्षक सोचेगा कि हम बच्चों को इतनी अच्छी सी पढ़ाई, शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी कर जाए तो देश का विकास हो। तो व्यापारी अलग सोचेगा, सबकी अलग अलग फैक्ट होंगे। राष्ट्रीय विकास के तहत उन लक्ष्यों को प्राथमिकता दी जाती है जो बड़े पैमाने पर लोगों का लाभ पहुंचाते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय विकास की विशेषता क्या है, यह हम ध्यान देंगे। राष्ट्रीय विकास की विशेषताएं, आपका एग्जाम में विकास, राष्ट्रीय विकास और राष्ट्रीय विकास की विशेषताएं पूछेगा तो राष्ट्रीय विकास के अंतर्गत वह कार्यक्रम तथा नीतियां कार्यान्वित होंगी जो लोगों को अधिक संख्या के लिए उत्तरदायी होंगी। यह विवादों, इनके उपायों के बारे में सोचने के लिए महत्वपूर्ण है। हमें यह भी सोचना हो कि क्या कार्य करने का कोई बेहतर तरीका है। सरकार निर्णय करती है कि सभी के लिए न्यायपूर्ण और सही मार्ग क्या है। यानी राष्ट्रीय विकास जब भी मतलब है कि आपके देश की एकदम एक एक पहलू को नजर करना है, यानी हमें कितनी चीज की आवश्यकता है, कितना हमारे पास है, उसके अनुसार हम लोगों को खर्च के लिए देंगे, लोग उतना खर्च करें। कोई चीज ज्यादा है तो उसको लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो चीज सस्ती है कोई तो उसकी पैदावार उस अनुसार बढ़ाई जाए, उसकी मांग कितनी है, खपत उसका कितना है। और देखिए अभी मैंने कहा कि आज की लाइव इस सेशन में आपका जो ये वीडियो आप देख रहे हो, इसमें आपका एक वीडियो में पूरे क्लास कवर कर दिए जाएंगे, यानी कि एक लेसन खत्म एक वीडियो में। तो उससे अब क्लास को अभी बहुत सारी चीजें हैं हमें पढ़नी। उससे पहले आपको बता दें कि जो भी छात्र अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, उन छात्रों को मात्र 500 छात्रों को ही यह मौका दिया जा रहा है कि अब जो जुड़ चुके हैं, लेकिन अब जो नए आएंगे इससे ज्यादा नहीं लिया जाएगा। सीटें तो अब लगभग भरी जाने वाली हैं। तो 799 रुपए पे करके आप वन शॉट वीडियो 3 साल का पेपर हल सहित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवीजन क्लास क्रैश कोर्स के माध्यम से प्राप्त कर सकते हो। यानी क्रैश कोर्स इस बैच में ये सारी सुविधा आपको अवेलेबल होगी, यानी आप कोर्स भी कंप्लीट कर सकते हो और अपना रिवीजन क्लास भी ले सकते हो। यही नहीं, इसे कंप्लीट करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है, शुभम क्लासेज एप्लीकेशन सर्च करना है, उसको इंस्टॉल करके ऐप को ओपन करिए। ऐप को ओपन करके आप क्या करिए, वहीं से आप पेमेंट 799 का कर सकते हो। 799 रुपए पेमेंट करके आप डायरेक्ट सारे बैच से जो चल रहे उनसे भी जुड़ोगे, जो अभी शुरू हुआ है क्रैश कोर्स उससे भी जुड़ोगे। आगे जो बोर्ड एग्जाम के पहले जितने बैच आपके लिए ठीक है दिए जाएंगे, सारे बैच से आप जुड़ते चले जाओगे। पेमेंट एक बार करना है, पढ़ना बोर्ड एग्जाम के अंतिम पेपर तक है। तो और अगर वहीं पर आप कूपन कोड में ये यूज करते हैं PIYUSHSIR पीयूष सर या PIYUSH स्पेस देके SIR, तो आपको 100 रुपए की छूट हो जाएगी। यानी आप अब वो मात्र 699 ही आपको रहेगा। 699 में आप पूरे सब्जेक्ट को पा सकते हो। अगर आपको कहीं पेमेंट करने में समस्या आ रही है तो इस दिए गए नंबर पे पेमेंट करके इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, तभी सारे बैच से जोड़ दिए जाओगे। तो कहानी तो अभी है विकास की। विकास आपका भी होगा जब जुड़ोगे आप शुभम क्लासेस एप्लीकेशन के साथ, ग्रोथ करोगे आप, मार्क्स आपके बढ़ेंगे, मार्कशीट
क्या आपके घर का मान बढ़ेगा, तो वो भी आप भी विकास ही करोगे। तो चलिए बात करते हैं विकास के आधार पे हम कैसे देश या राज्यों की कंपेयरिंग की जाती है। देश या राज्यों की तुलना, देश या राज्यों की तुलना हम कैसे करते हैं, ये हमारे लिए एक पॉइंट बनता है। तो विकास के आधार पर देशों को डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड यानी विकसित देश और अविकसित और विकासशील देश में हम बांट सकते हैं। ठीक है, जहां विकास ज्यादा है, जहां पर चीजें अवेलेबल है तुरंत, वहां पर क्या है, उन्हें हम डेवलप्ड कंट्री, उन्हें विकसित देश कहते हैं। जहां पर अभी हम संघर्ष कर रहे हैं, हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे पास उतनी हायर टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। अब बताओ ना, हमारा भारत देश कैसा देश है, कैसा विकासशील देश है। आपका ये जवाब आया भी है तो सही है, और नहीं आया है तो जान लीजिए हमारा भारत देश एक विकासशील देश है। अभी हमें जापान और चाइना और अमेरिका तक पहुंचने में काफी समय लगने वाला है। तो ये कब संभव है, जब हम अपने आप को विकसित करें तो हमारा देश जरूर विकसित बनेगा। तो राष्ट्रीय आय के माध्यम से कंपेयरिंग करते हैं। एक निश्चित समय अवधि में देश के सभी मूल निवासियों की कुल आय को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ठीक है, एक मानक समय ले लिया गया है कि यहां से यहां तक में पूरे देश के लोगों की एक एवरेज आमदनी कितनी है, जो आमदनी है वही देश की आमदनी है। ऐसे देश जिनकी कुल आय अधिक है, कुल आय क्या है, अधिक है, उन्हें विकसित देश कहा जाता है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जापान। हालांकि यह एक उपयोगी उपाय नहीं, यानी अभी चाइना भी अभी विकासशील में ही चल रहा है। उसकी जनसंख्या के आधार पे देखा जाए तो बहुत अभी कम हो रहा है। लेकिन हमने जिसकी बात किया, जहां टेक्नोलॉजी आज दुनिया की सबसे तगड़ी टेक्नोलॉजी लेके चलने वाला जापान, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, क्योंकि देश की आबादी अलग अलग है और कुल आय की तुलना किसी व्यक्ति द्वारा अर्जित औसत राशि को नहीं बताती है। ठीक है, हमारे देश जो ये किसी व्यक्ति की जो आय है, कुल आमदनी, किसी व्यक्ति द्वारा औसत उसकी एवरेज राशि को नहीं, को कितना कमा लेता है, लगभग में अप्रॉक्स नहीं हो सकती। अब देखें प्रति व्यक्ति के आय के माध्यम से तुलना। दूसरा, हम विकास कैसे समझ सकते हैं, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। ठीक है, और प्रति व्यक्ति आय के माध्यम से हम तुलना कैसे करते हैं, देखिएगा। प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटल इनकम किसी देश या राज्य की तुलना करने में सहायक है। प्रति व्यक्ति आय के माध्यम से हम पहचान सकते हैं कितने परसेंट लोग अमीर हैं, कितने परसेंट लोग गरीब हैं। इसकी गणना कुल आबादी द्वारा देश की कुल आय को विभाजित करके की जाती है। इसे औसत आय भी कहा जाता है, यानी कि कुल आय बटे देश की कुल संख्या, तो वह औसत आय, एवरेज इनकम होता है। इस माध्यम द्वारा आय की तुलना करने में कुछ कमियां आती हैं, क्योंकि यह असमानताओं को छुपाता है। जैसे जब लोगों के एक छोटे से हिस्से में बहुत अधिक आय होती है तो औसत आय भी उच्च हो जाती है। आमदनी अधिक हो और संख्या कम, मान लो कभी होता है कि 3 लोग ही 10 लाख रुपया कमा रहे हैं, 3 लोग ही 10 लाख कमा रहे हैं। कभी ऐसा होता कि यही 10 लाख कमाने के लिए 10 लोग लगे हैं। तो ये कम संख्या हो के भी क्या है, इसकी एवरेज आमदनी अधिक है और इसकी क्या है, कम है। ठीक है, तो भाई चीजें अलग अलग हो सकती हैं। अब कह रहा है जब लोगों के एक छोटे से हिस्से में बहुत अधिक आय होती है तो औसत आय भी उच्च हो जाती है, परंतु यह प्रत्येक व्यक्ति की वास्तविक स्थिति बताने में असमर्थ रहेगा। ठीक है, चलिए
अब आते हैं, देखिए आप पहले इसको जब समझते जाएंगे एक एक पॉइंट, तो जब हमारे क्वेश्चन के बारी आएगी तो वो और ज्यादा क्लियर होती जाएगी। ठीक है, अब बात करेंगे हम प्रति व्यक्ति आय और विश्व बैंक रिपोर्ट की, कि प्रति व्यक्ति आय क्या कहता है और विश्व बैंक की रिपोर्ट क्या है। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा लिखा है प्रति व्यक्ति आय पीसीडी के आधार पर विश्व बैंक की तुलना करने के लिए प्रत्येक वर्ष विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। हर साल जो हम उसके क्या है, यानी पीसीडी क्या है, पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग जो विश्व बैंक है वो क्या करता है, विश्व विकास रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित करता है। और बैंक ने इसको अलग अलग भागों में बांटा है। जैसे वर्ष 2013 के अकॉर्डिंग 12,736 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष या इससे अधिक पीसीआई वाले देशों को समृद्ध देश कहा जाता था। ऐसे देश जिनको पीसीआई प्रति वर्ष 1045 या उससे कम अमेरिकी डॉलर है को कम आय वाला देश कहा जाता है। वर्ष 2013 में भारत की प्रति व्यक्ति आय केवल 1.570 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष था और इसे मध्य आय वाले देशों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह ना बहुत ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं, एकदम बीच वाली स्थिति पे भारत है। ठीक है, यानी हमारी आमदनी क्या है, हमारी प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। आय और अन्य मापदंड की बात करें, कैसे हम आय और अन्य मापदंड अपनी इनकम और उसके अन्य चीजों को हम कैसे क्लियर कर सकते हैं, समझने की ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, कैसे हम समझें। ठीक है, पहले इसके लिए आप जितने भी देख रहे हो अपनी कॉपी उठा लो, साथ में कलम भी तो लोगे, लिखो, साथ साथ लिखोगे, ये चीज क्लियर होगी, आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर होंगे, आपके जो है वेरी शॉर्ट आंसर क्लियर होंगे, और बाकी जो सुने हो तो उसमें तो आप लिख दोगे कि प्रति व्यक्ति आय के माध्यम से इनकम कैसे कंपेयर की जाती है, कैसे विश्व बैंक की रिपोर्ट क्या होती है, पीसीडी क्या होता है, सारी चीजें आप बता सकते हो। तो पहले आप जो भी लोग अपने अपने कॉपी निकाल लें। देखिए, अब इसमें बात आ रही है आय व अन्य मापदंड की। अगर हम बात कर रहे हैं यहां पे, तो राष्ट्रों या क्षेत्रों के विकास का स्तर आय के अलावा अन्य विशेषताओं के आधार पर होना चाहिए। आय के अलावा अन्य विशेषताओं के आधार पर होना चाहिए। इसे समझने के लिए 3 राज्यों के विभिन्न पहलुओं का तुलनात्मक हम विश्लेषण करते हैं, जो इस प्रकार है। हम 3 स्टेट को लेते हैं। हमें अगर समझना है कि उस इनकम और उसके क्या मापक है, किस अकॉर्डिंग हम समझते हैं कि फला देश विकसित है, फला राज्य विकसित है, ये पिछड़ा है, तो चलिए 3 चीजें दिखी जाती हैं। वो 3 पॉइंट कौन से हैं? ये हो गया हमारा राज्य, ठीक है। पहला हम शिशु मृत्यु साक्षरता निवल उपस्थिति अनुपात देखते हैं, ठीक है। अब प्रति व्यक्ति आय, पहला राज्य हमारा महाराष्ट्र, दूसरा है केरल, तीसरा है बिहार। शिशु मृत्यु दर, ठीक है, कि कितने बच्चे जो पैदा हुए हैं, कितने मर रहे हैं, कितने बच रहे हैं। तो शिशु मृत्यु दर क्या है? 25 है, 100 में 25। केरल में 12 है, बिहार में 43 है। सबसे ज्यादा
शिशु मृत्यु दर कहां पर है? बिहार में देख सकते हो। साक्षरता, पढ़े लिखे की बात हो रही है, लिटरेसी, ठीक है, पढ़े लिखे की बात हो रही है। ये 2012 की गणना के अकॉर्डिंग है, ये 2011 की गणना के अकॉर्डिंग है। तो महाराष्ट्र में जो पढ़े लिखों की संख्या है, वहां की जो साक्षरता दर है वह 82% है। केरल में, इसीलिए कहा जाता है केरल सबसे शिक्षित राज्य है हमारा, 94%, ठीक है, वहां लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है। अगर वहीं पर हम बिहार को देखते हैं तो ई दिखाता है 62। अब सोच लो कितना कम चला गया। बात वो अलग है कि बिहार से ही सबसे ज्यादा आईएसपीसीएस निकालने वाले, हाँ, तो भाई जितना मेहनत करने वाले भी अगर बिहार में अगर ज्यादा है तो क्लास को छोड़ने वाले, स्कूल को छोड़कर रहने वाले भी लोग काफी ज्यादा है, ठीक है। अब यहां पे जिसकी निवल प्राथमिक और द्वितीयक स्तर की बात करें तो 64, ये है 72 और ये 35। अगर इनके इनकम की बात करें, देखिए इनकम में कितना है, ठीक है, यह प्रति व्यक्ति आय सालाना है लगभग आपका 2,25,892 रुपए, 1,96,842 रुपए केरल का है। और वहीं पर अगर हम देख रहे हैं बिहार की स्थिति, बिहार की एक एवरेज इनकम जो है वो आपको दिखा रहा है सालाना 63,200 रुपया। सोच सकते हो कि मंथली इनकम उसकी लगभग कितनी आएगी, ठीक है जी, लगभग 5,000 रुपए, ठीक है, अप्रोक्स 5,000 एक फैमिली के, एक व्यक्ति की आय जो कमा रहा है, ठीक है। अब यहां पे आते हैं, यानी बिहार इस आधार पे हर मामले में क्या सबसे पिछड़ा है, तो इसे हम अविकसित राज्य कहेंगे। वही महाराष्ट्र क्या कहलाएगा? एक विकसित राज्य कहलाएगा, डेवलप्ड स्टेट होगा। अब ये जो आज आप पाते हो, हमें पूछता है एग्जाम में कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसे कहते हैं एवं राशनिंग क्या होता है। राशनिंग मतलब गवर्नमेंट द्वारा जो राशन हमें प्राप्त होते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? सरकार की ऐसी व्यवस्था जहां पर अनाजों और कुछ वस्तुओं को सरकार एक निश्चित दर तय करके, ठीक है, क्या है, हमें उपलब्ध कराती है, वह भी उस व्यवस्था को हम कहते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आवश्यक उपभोग की कुछ वस्तुओं या खाद्य पदार्थ को न्यूनतम मूल्य पर, यानी कम से कम रुपए में उपलब्ध कराया जाता है। तो यह एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर हम जरूरत वाली चीजों को लोगों को देने के लिए कम दाम में उपलब्ध कराते हैं। सरकार द्वारा आम लोगों को अनिवार्य वस्तुएं, खानदान, ठीक है, चीनी, मिट्टी का तेल, ये सारी आवश्यक वस्तुएं उचित दर की दुकानों पर वितरित की जाती हैं। इस सेवा को ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नाम से जाना जाता है। सरकार द्वारा नियंत्रित मूल्य तथा मात्रा में वस्तुओं की आपूर्ति करना राशनिंग कहलाता है। सरकार द्वारा राशनिंग क्या होती है, देखिएगा यहां से, राशनिंग किसे कहते हैं? सरकार द्वारा नियंत्रित मूल्य, एक निश्चित मूल्य तथा मात्रा में वस्तुओं की जो आपूर्ति करने की व्यवस्था है वही राशनिंग कहलाती है। भारत में राशनिंग के अलग अलग अंग है, सॉफ्ट कोक डिपो, सुपर बाजार, सहकारी उपभोक्ता भंडार। यहां से हम क्या है, एक निश्चित मूल्य पर वस्तुओं को खरीद सकते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य क्या है? क्यों ऐसी व्यवस्था की गई है? क्यों कम दाम में हमारी जरूरत की चीजों को उपलब्ध कराया जाता है? तो उसके बारे में जानेंगे। इसका पर्पज क्या है, गवर्नमेंट इससे क्या चाहती है? उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से नियंत्रित मूल्य पर आवश्यक वस्तुएं, खानदान जैसे चावल हुआ, गेहूं हुआ, चीनी उपलब्ध कराना, खाद्य सुरक्षा निश्चित करना है कि किसी भी जो कमजोर तबके के लोग हैं उन तक भी मुख्य अनाज पहुंच जाए, उनका भी पेट भरता रहे, ठीक है। वो बात अलग है कि बीच से ही बड़े उनको नहीं मिल पाता जिनको मिलना चाहिए।
साधारण व्यक्ति को महंगाई के प्रभाव से बचाना है। भाई जो आम जनता है, जो कॉमन मास है, अब आज आपके जो है आटा है जो लगभग मान लीजिए 30 से 35 रुपए केजी बिक रहे हैं मार्केट में, कहीं 40 रुपए मिल रहे हैं, कहीं 50 तक पहुंच गए हैं। सबके अलग अलग रेट है, लेकिन बहुत से लोग ये जो रोज की चीज है, रोटी सबको खाना है, तो वो भाई 4 से 5 व्यक्ति का परिवार है, 1 केजी आटा वो रोज अपना लगाएगा, साथ में उसके कुछ लगेगा, उसकी आमदनी कम है, तो महीने में सरकार उसको अब इस व्यवस्था से सस्ते दाम पे अगर अवेलेबल करा देती है। अंत्योदय योजना हुआ आपका, ठीक है, तो इस तरीके से वो आपको क्या करती है, उन लोगों को अनाज उपलब्ध करा कि महीने भर कम दाम, ये खर्चा तो उनका बचेगा, बाकी वो बाहरी चीजों पे अपना कंट्रोल खुद कर लेंगे, पेट उनका भरना चाहिए। ठीक है, पूरे देश में सामाजिक कल्याण के उद्देश्यों को प्राप्त करना है। बाढ़ हुआ, सूखा हुआ, ऐसी आकस्मिकताओं में खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित करना, यही सार्वजनिक प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है। शरीर द्रव्यमान सूचकांक की बात करेंगे। शरीर द्रव्यमान सूचकांक क्या होता है, इस फार्मूले को एकदम बीएमआई को याद रखना है, ध्यान दीजिएगा। पोषण, न्यूट्रिशन भी विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। पोषण क्या है, अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम काम कैसे करेंगे, जब हम अच्छे से काम नहीं करेंगे तो विकास कैसे करेंगे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई व्यक्ति कुपोषित है या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए शरीर द्रव्यमान सूचकांक, बॉडी मॉस इंडेक्स यानी बीएमआई कहते हैं, बॉडी मॉस इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है। यदि हम एक व्यक्ति के वजन को उसकी ऊंचाई के वर्ग द्वारा विभाजित करते हैं, मान लीजिए, ठीक है, तो हमें एक अनुपात मिलता है जिसे शरीर द्रव्यमान सूचकांक कहा जाता है। मान लीजिए यहीं पर बैठे हमारे सीएम जी हैं, ये जो आपके कमेंट को लगातार डिलीट मारते रहते हैं, इनकी अगर बात किया जाए, इनके शरीर का भार अगर हम मान लें, ठीक है, 30 केजी है, इनका हम बीएमआई निकालते हैं, इनके शरीर का बीएमआई कितना है, ये कह रहे हैं सर 30 नहीं हमारा 45 है, ठीक है, और शरीर की लंबाई इनकी 5 फुट 2 इंच की है, ठीक है, लेकिन ये मीटर में अगर नापा जाए 5 फुट 2 इंच लगभग हम मान लेते हैं, ठीक है, 1.3 मीटर हम मान लेते हैं लगभग, ठीक है, तो 1.3 नहीं तो 1.5 से 1.5 ही लगभग मान लेते हैं, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब का शरीर द्रव्यमान सूचकांक ज्ञात कर रहे हैं, व्यक्ति के भार को लंबाई के वर्ग से भाग देकर हम प्राप्त करते हैं। जैसे में आप देख सकते हो बीएमआई, व्यक्ति का वजन किलोग्राम में और उसकी लंबाई को मीटर में लेना है, भाग देते हैं तो 45 अब बटे ये आ जाएगा हमारा 22.5, और 22.5 से 45 को काटेंगे तो 2, ठीक है, इस यानी बीएमआई इनकी कितनी है, इनकी बीएमआई है 2, ठीक है, शरीर द्रव्यमान सूचकांक आप भी नोट कर लीजिएगा थोड़ा। ठीक है, अब देखिएगा, अब बात करते हैं मानव विकास रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है। मानव विकास रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है और विकास को मापने के लिए सर्वोत्तम तरीका है आपका, ये डेवलपमेंट को मापने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी जिसको कहा जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट विकास को मापने के सर्वोत्तम तरीकों में एक है। यह रिपोर्ट 3 मानदंडों के आधार पर देश की तुलना करती है। 3 चीजों को हम लेते हैं, इससे हम क्या है, मानव विकास रिपोर्ट तैयार करते हैं। पहला, जीवित मानक यानी प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य की स्थिति, जीवन प्रत्याशा, लोगों का शैक्षिक स्तर, साक्षरता दर और नामांकन अनुपात, कितना एडमिशन हुआ है। मानव विकास रिपोर्ट 2014 में भारत 135वें स्थान पर था। 2014 में भारत क्या था, 135, जबकि वर्ष 2004 की रिपोर्ट में यह 126वें स्थान पर था। दक्षिणी एशियाई देशों में श्रीलंका रैंकिंग में भारत से आगे है। मानव विकास सूचकांक
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई मानव विकास को मापने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी स्तर, असमानता, पर्यावरण पहलुओं को समझने का एक क्या है, प्रयास है। इसके आधार पर हम इन सारी चीजों को क्लियर करते हैं, मनुष्य को कहां पे कमी है, कहां उन्हें किस चीज की जरूरत है। ठीक है, तो ये तो बच्चे रहा। अब हम समझ गए आपका ये इकोनॉमिक्स का, ये विकास का ये चैप्टर समाप्त होता है। अब इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वन शॉर्ट वीडियो, अति लघुत्तरी, बहुविकल्पी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी, सब वन शॉर्ट वीडियो मिलेगा। तो मैं यही कहूंगा जो अभी कुछ नहीं पढ़े हैं, अब वो देख के समझ सकते हैं कि अरे यार अभी तो समय हमारे पास है, जल्दी से जुड़े शुभम क्लासेज एप्लीकेशन के साथ, जहां जुड़कर क्रैश कोर्स से जुड़कर मात्र 799 रुपए पे करके डेली वन शॉर्ट वीडियो, 3 साल का पेपर हल सहित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रिवीजन क्लास पा सकते हैं। यही नहीं मेरे प्यारे बच्चों, इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले आपको जाना है कहां पे, गूगल प्ले स्टोर में सर्च करना है शुभम क्लासेज एप्लीकेशन। सर्च करके ही आपको वहीं पर तुरंत 799 रुपए ऐप ओपन करके पेमेंट कर देना है। इंस्टॉल करिए, ओपन करिए, पेमेंट करिए। उसके बाद नंबर आता है कि छूट भी चाहिए आपको। छूट कैसे मिलेगी? अगर अप्लाई कूपन में आप ये नाम यूज करते हैं PIYUSHSIR पीयूष सर, या PIYUSH स्पेस देके SIR, तो 100 रुपए की छूट होगी आपकी। 100 रुपए आपका माइनस होके, यानी अब वो आपको मिलेगा मात्र 699 रुपए में। तो देर किस बात की, अभी जुड़े और अपने क्लास को बेस्ट करें, अपने आप को बेस्ट करें, 95% के सपने को साकार करें। और अब अगर वहां पेमेंट करने में समस्या हो तो इस नंबर पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दे तो भी सारे बैच से जुड़ जाओगे, जहां आपको लाइव क्लास, हैंड राइटिंग नोट्स, स्मार्ट क्लास नोट्स, प्रैक्टिस सेट, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, 3 साल के पेपर आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं। ठीक है, इससे आपको यही कहेंगे कि ऐसे तो आप डेली वन शॉर्ट वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी कर सकते हो हर एक सब्जेक्ट की शुभम क्लासेज पर। तो मैं पीयूष आर्या लेता हूं विदा, तब तक के लिए गुड लक।